फोर्स between two masses, force between two masses, टू masses, सपोज हमारे पास दो masses है, there are two masses m1 and m2, they always attract, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट। ये फोर्स का जो वैल्यू होगा, दैट फोर्स, अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया से r, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू g m1 m2 divided by square of the distance, means force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between the masses, right। अच्छा, ये सपोज हमारा अर्थ है, ये सपोज हमारा अर्थ है, अर्थ का मास हो जाए कैपिटल M, अर्थ का रेडियस हो जाए R, राइट। अर्थ का मास हो जाए कैपिटल M, अर्थ का रेडियस हो जाए R, ये हो जाए सेंटर। मैं सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखता हूं, ये डिस्टेंस हो जाए स्मॉल r, ये डिस्टेंस हमारा कितना है स्मॉल r, यहां पे रखूं मैं कौन सा मास स्मॉल m, देन इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा g m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एम आई राइट। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं ये देखूं ये हमारा अर्थ है, तो ये वाला मास को अपने तरफ ये खींचेगा, कितने फोर्स में खींचेगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर, गॉट इट। ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आवर अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। देन अर्थ खींच रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाना चाहिए, ये फोर्स को मैंने mg लिखूं, mg विल बी इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये m कट गया, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। इट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज ये बॉडी यहां पे ना होके अर्थ के सरफेस के पास होता, अब देख रहे हो ये हमारा अर्थ हो जाए, अर्थ का मास m है और रेडियस कितना है कैपिटल R, ये सेंटर हो गया। ये बॉडी को इतना ज्यादा डिस्टेंस पे ना रख के सरफेस के पास रखें, देन फोर्स कितना हो जाएगा जी m इंटू m, इसका मास m, ये जो छोटा सा मास रखा उसका मास स्मॉल m, अर्थ इस छोटे वाले मास को अपनी तरफ खींच रहा है, जी एम एम बाई डिस्टेंस कितना हो गया कैपिटल R हो गया आर स्क्वायर, देन इसको मैं mg लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू mg, देन mg कितना हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये m हमारा कट गया, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। देखो ये वाला फॉर्मूला सेम है, इससे पता चलता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये कितना है कैपिटल आर के बराबर है, समझ में आ रहा है बेटा, कैपिटल आर के बराबर है, और ये दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू हमारा कितना है 9.8 मीटर पर
second square, right? What is the radius of earth? 6400 किलोमीटर। मैं कैपिटल आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं मीटर में बदल दूंगा, राइट? इसमें प्लेस कर देता हूं। जी का वैल्यू मेरे को पता है, इधर से जी का वैल्यू कितना है, किसको याद है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, राइट? ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, अभी आपको याद रखना है। दो चार लेक्चर हमारा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? अब वो इसको मैंने बाद में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक? अच्छा, उसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, विनय, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बच्चे, मेरे पास ये एक मास है, ये एक मास है, ये मास m1 है, ये मास m2 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो जाए, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी एक्सप्रेशन क्या है? माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये कल हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर दिए थे, मैं अभी लिख देता हूं, इससे हमारा काम चल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मासेस इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई r। ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब फोर्स अट्रैक्टिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। ये सेम डेरिवेशन, ये सारे डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएंगे, उसमें भी हो जाएगा सेम डेरिवेशन। अब वो ये एक पॉइंट है, सपोज मेरे पास ये हमारा अर्थ हो जाए, प्लैनेट हो गया, जिसका मास m है, रेडियस r है, और यहां पे एक बॉडी रखें जिसका मास स्मॉल m हो। देन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, ये डिस्टेंस को मैं मान लूं, इसकी सेंटर से ये मास तक जो डिस्टेंस है, इसको मैं मान लूं स्मॉल r। अब ये फॉर्मूला को यूज करना है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? माइनस जी m1 इज इक्वल टू कैपिटल M, m2 इज इक्वल टू स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। एम आई राइट? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की सेंटर से कुछ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस? r डिस्टेंस पे जो बॉडी रखते हैं, ये उसके पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस जी mm बाई r। एक बार क्लिप ले लो, तेरे पास है बीसी मोबाइल? नो, आ जाएगा तेरा वहां से। आया? ठीक है क्या? क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, लास्ट ईयर कहाँ था? V2 क्लासेस। ये समझ में ग्रेविटेशन हो रखा है? नहीं हुआ अभी। फिलहाल ये फॉर्मूले एक बार नोट कर लो, ये कैसे आया, क्या हुआ। मैं एक बार क्लास खत्म होने दो, फिर बात करते हैं, ठीक है? सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई r। नेगेटिव होगा पोटेंशियल एनर्जी, और अर्थ और कोई बॉडी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज माइनस जी m इंटू m बाई स्मॉल r। एम आई राइट? फिर मान लो ये डिस्टेंस हमारा h है। h क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू माइनस जी m इंटू m डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h? लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो स्मॉल r है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। अच्छा, जैसे हम वर्क एनर्जी पावर करे हैं कोई भी बॉडी को, जैसे हम इधर से एक बॉडी को इधर से उठा के कहीं और लेके जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा,
है ना? देन वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम आई राइट? क्लिप तो ले लिए ना? अब हम फाइंड करना चाहेंगे वर्क डन इन टेकिंग ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट, राइट? अब बताओ, एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से एच हाइट तक लेके जाते हैं, जो वर्क एनर्जी पावर में हम करे हैं, सरफेस से एच हाइट तक लेके जाते हैं, कितना वर्क करते हैं? याद है? mgh, है ना? ग्राउंड से एच हाइट तक लेके गए, कितना वर्क डन करे? mgh। बट एक्चुअल सेंस में mgh नहीं है। वहां पे mgh क्यों आया, अभी मैं आपको बता दूंगा डिस्कशन करके। वर्क डन इन taking a body from the surface of earth to some height, ये हमारा अर्थ हो जाए बच्चे। दिस इज अर्थ, इसका मास m, अर्थ का मास m एंड रेडियस r, ये सेंटर हो जाए। एक बॉडी मेरा यहां पे है, पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है। हम इस बॉडी को उठा के किसी हाइट तक लेके जाएंगे, ये इसकी सेकंड पोजीशन है, राइट? ये कितना हाइट लेके जा रहे हैं? h। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं मान लू U1। U1 क्या लिखूं? माइनस जी, इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास को मैं ले लेता हूं स्मॉल m, क्या लिखूं? m1। m1 इज कैपिटल M, इसका मास कितना है? स्मॉल m। डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। जब बॉडी को यहां पे उठा के ले लिया, यहां पे पहुंचा दिया, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाए U2, एंड दैट U2 इज इक्वल टू माइनस जी m, इसकी मास और ये वाला मास, डिवाइडेड बाय R प्लस H। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो, समझ में आ गया? तो इधर से यहां तक मैंने उठा के ले लिया। देन हाउ मच वर्क आई हैव डन? वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, कौन वर्क डन कर रहा है? जो लेके जा रहे हैं, हम कर रहे हैं। वर्क डन बाय अस इज इक्वल टू इंक्रीज in potential energy, means this implies that work done is equal to final potential energy minus initial potential energy। अब देखो U2 कितना लिखूं मैं? माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय R प्लस H, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम एम डिवाइडेड बाय R, राइट? यही है ना? खुशी? ठीक है क्या? एंड दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय, बस जी एम इंटू एम कॉमन ले लो, ये पॉजिटिव में है, 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एच, ठीक? सो दैट विल बी इक्वल टू जी एम एम, एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें? आर इंटू आर प्लस एच, इधर आ जाएगा कितना? आर प्लस एच माइनस आर, आर आर कट गया, ठीक है ना? सो दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा? जी एम इंटू एम इंटू एच डिवाइडेड बाय आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है क्या बच्चे?
बट हमें पता है वी नो, हमें क्या पता है अभी जो मैं डिस्कस किया था, ये हमारा आर्थ हो जाए, यहां पे जो बॉडी रखते हैं ये इसका मास m है, रेडियस r है, फोर्स कितना लगा था इन दोनों के बीच में, ये मास m है, g m इंटू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बट ये फोर्स को मैं कैसे लिखूं, mg इज इक्वल टू g m इंटू m बाई r स्क्वायर, ये m कट गया, देन g कितना है, जी m बाई r स्क्वायर। ये g कहां पे है, सरफेस पे, क्योंकि बॉडी को मैं कहां रखा हूं, सरफेस पे रखा है। तो इससे ध्यान रखना, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाई कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ R। देन इससे मेरे को पता है g इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू R स्क्वायर। एम आई राइट? तो ये दोनों को, ये जो g इंटू स्मॉल m है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। Shall I write that is equal to g, ये जो g है, this g is acceleration due to gravity near the surface of earth, जिसका वैल्यू हमें पता है कितना, 9.8। ये हो जाएगा g इंटू आर स्क्वायर इंटू m इंटू h डिवाइडेड बाई r इंटू r प्लस h। एक काम करो, अंदर से एक r कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, ठीक। अब देख रहे हो ना बच्चे मैंने क्या किया, इसमें जो हमारा r प्लस एच है, मैं इसमें क्या किया, r प्लस एच को r मल्टीप्लाई कर दिया, r डिवाइड कर दिया, है ना, दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 प्लस एच बाई r, ऐसे ही होता ना। तो ये r इंटू r स्क्वायर इसके साथ कट गया। देन व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई r, ठीक। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, वर्क डन इन टेकिंग ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय, सारे बोलो, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई r, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार क्लिप ले लो, फिर मैं इसका डिफरेंट कंडीशन से बताता हूं। ठीक है विनय, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, तुम बताना बेटा एक बार मेरे को देख के, 1 बाई mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r, मिटाऊ, अच्छा ऐसे देखो, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया वर्क डन का, mgh तो आपको पता ही है, mgh सबको पता होता है, 11th क्लास में कर रखे हैं, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई r, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, देखो मैं कैसे चेंज करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाई r है ना, दैट इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय r प्लस h डिवाइडेड बाय r, ये वाला r ऊपर चला जाएगा, mgh इंटू r डिवाइड बाय r प्लस h, ये वाला h को नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा, mgr, h को मैं नीचे ले लूंगा, कितना हो जाएगा, r प्लस h डिवाइडेड बाई
एच, आर को ऊपर ले गया, एच को नीचे ले आया, दैट इज इक्वल टू एम जी आर डिवाइडेड बाय 1, एच बाई एच 1 हो गया, प्लस आर बाई एच। ये दोनों फॉर्मूला करेक्ट है। तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? आर की फॉर्म में लेना चाहते हो तो एम जी आर डिवाइड बाय 1 प्लस आर बाई एच, नहीं तो एम जी एच बाई 1 प्लस एच बाई आर। दोनों करेक्ट है, राइट। अब एक्सट्रीम कंडीशन में हम इन दोनों फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा मन में गुनगुनाओ। वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर, एम जी आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई एच, राइट। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पे कंडीशन ले लेते हैं। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द मतलब इफ एच इज वेरी स्मॉल, इफ h is very very smaller than that of r, then r is very very larger than that h। इसका मतलब क्या है? ये कितना हो सकता है? r का वैल्यू कितना है बच्चे? 6400 किलोमीटर। मैं सपोज इस बॉडी को 2-4 किलोमीटर तक ऊपर लिया, 10 मीटर लिया, 20 मीटर लिया, 50 मीटर लिया, तो उसमें g का वैल्यू जो है ना, g का वैल्यू हमारा कितना होता है? g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस का फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा, h इतना छोटा है कि रेडियस का वेरिएशन ज्यादा नहीं है, तो g को मैं यूनिफॉर्म मान सकता हूं। समझ में आया दिव्यो? तो इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल, देन h बाई आर क्या हो जाएगा? नियरली इक्वल टू इज वेरी वेरी लेस देन 1, h बाई आर इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर सकता हूं। आई मीन टू से दिस इज नियरली इक्वल टू 0, h बाई आर इज नियरली इक्वल टू 0, देन वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh डिवाइड बाई 1 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू mgh, जो हम 11th क्लास में यूज करते थे। वर्क डन इज इक्वल टू mgh। एक ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके गए, बट ये h कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब 10-20 किलोमीटर तक भी ले सकते हो, राइट। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला तो पूरा है। मान लो 6400 किलोमीटर है, मैं इसको 20 मीटर लिया, क्या फर्क पड़ता है? इसकी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, क्योंकि मैं सपोज कम हाइट तक लेके जाता हूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई चेंज, ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं होता, होता तो है लेकिन इतना कम चेंज होता है कि पता ही नहीं चलता। समझ में आ गया? सो जी एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, सो इसीलिए वर्क एनर्जी पावर में हम जी को कांस्टेंट लेके काम किए हैं। मैं सपोज अभी जाता हूं 200 किलोमीटर ऊपर चला गया तो जी बदलेगा, 300 किलोमीटर ऊपर चला गया तो जी बदलेगा, जितना ऊपर जाऊंगा जी इतना कम होता जाएगा। तो इसलिए हमें वर्क डन यूज करने के लिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? दूसरी बात, इफ h इज वेरी वेरी लार्ज देन दैट ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर इमेजिन कर रहे हो कितना बड़ा है? हमारा पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस है? 3000 समथिंग, राइट, जो ट्रेन का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब उसके डबल, इतना बड़ा रेडियस है। अब हमारा h उससे बहुत बड़ा हो, मतलब क्या? इंफिनिटी। तो दिस इंप्लाइज दैट h अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो मैं ये वाला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर भी इंफिनिटी हो जाएगा, नीचे भी। समझ में आ रहा है? ऊपर भी नीचे भी इंफिनिटी। कितने बच्चों का मैथ है? अच्छा, सबका मैथ है। ये तुम्हारा लिमिट शुरू हो गया क्या? नहीं हुआ। तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्मेट में आ गया, तो ये वाला हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। बट ये
डिटर्मिनेंट फॉर्म, बट ये रिजल्ट तो सेम ही है, तो इसको क्यों ना यूज करें। एच इन्फिनिटी हो गया तो आर बाई एच कितना हो जाएगा, 0। देन वर्क डन कितना हो जाएगा, एम जी आर बाई एम जी आर डिवाइड बाय 1 प्लस 0। एम आई राइट? सो दैट इज इक्वल टू एम जी आर। मैं सपोज अर्थ के सरफेस से किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी तक लेके चला गया, तो हाउ मच वर्क आई विल डू, मतलब इतना दूर चला गया कि अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। एक बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ था, मान लो बीसी को उठाया, लेके फेंके आया, कहाँ पे, स्पेस में कहीं फेंके आया, तो हाउ मच वर्क आई विल डू, एम जी इंटू आर। समझ में आ गया? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करना देखें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is taken up to height equal to the radius of earth, radius r of earth. Find the work, find the work done। हम कितना वर्क डन करेंगे, हाफ होएगा, एम जी एच बाई टू, एच इज इक्वल टू आर पुट कर दो, ठीक है ना। आर दिया हुआ है तो आर की फॉर्म में लेना है। समझ में आ गया बेटा, समझ में आया? कितना वर्क डन करेंगे, एम जी आर बाई, आया तुम्हारा बेटा, आया? कितना आया, एच इज इक्वल टू आर पुट करो, किसमें, इसमें, इनमें से किसी में भी पुट कर दो, दोनों करेक्ट फॉर्मूला है हमारा। क्या गिवन है, गिवन एच इज इक्वल टू आर, वर्क डन कितना है, एम जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाई आर। अब एच इज इक्वल टू आर पुट कर दो, कितना हो जाएगा, एम जी आर डिवाइड बाय 1 प्लस आर बाई आर। So this implies that work done will be equal to mgr divided by 2। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक बार इसको क्लिप ले लेना बेटा। कोई डाउट? कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। आ गया, तेरा आ गया, सोनिया, विनय। An object is thrown up with some speed, with some speed, right? It manages to go beyond gravitational pull of earth, pull of earth। ठीक, find the speed with which it might have been projected इसको कितना स्पीड में हमने प्रोजेक्ट किया होगा, करो देखें।
क्वेश्चन समझो पहले। ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, बाहर कहां तक चला जाता है, इनफाइनाइटी तक, बस चला गया। हमने यहां पे कितना स्पीड में फेंका होगा। करो देखें, न्यूमेरिकल करने का टेंडेंसी थोड़ा सा कम है, इसकी तो होनी चाहिए। करो देखें बेटा, करो। हम्म 11.2। सुना है तो जी इंटू आर है, कितना है देखो। हमने कौन सा एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया। ऑब्जेक्ट का मास को मैं मान लिया m, कितना काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम आई राइट, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब जो वर्क डन हम कर रहे हैं, उठा के लेके जाके करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है, एम जी आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाई एच। ये वाला क्यों यूज किया पता है, एच इज इंफिनिटी, वहां तक चला गया, तो ये इंफिनिटी हो गया तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू एम जी आर, देन हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर, एम एम कट गया, देन वी स्क्वायर कितना है, 2 GR, देन वी कितना हो जाएगा, जो बच्चे ग्रेविटेशन किए हैं उनको लगता होगा, हाँ हाँ ये तो किए हैं, रूट ओवर ऑफ 2 GR। इसके हम कैलकुलेट करते हैं, जी का वैल्यू हमें पता है 9.8, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, ठीक है। अच्छा देखो, और आर को ले लो, ये अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आर आर हमारा पता है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मीटर। अब इट इज इक्वल टू √2 इंटू जी का वैल्यू हो गया 10, ये हो गया 6400 इंटू 1000, एम आई राइट। अब इसकी वैल्यू कितना है, √8, इट इज √2 इंटू 8, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 जीरो आ गया, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये 8 किलोमीटर, दैट इज 8 √2 किलोमीटर पर सेकंड, √2 का वैल्यू 1.4, करो 1.4 इंटू 8, मल्टीप्लाई करो 11.2, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, आप ये याद रख लेना, जी आर का रूट ओवर हमारा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड। जी आर का रूट ओवर तो आया था, ये √2 तो है यहाँ पे। ये जो वेलोसिटी है, इसको हम एक नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी इज 2 GR रूट ओवर। आपको पता है बजरंग वाली जिंदा है, सुने हो, कहते हैं ना स्टोरी में, बजरंग वाली मरे नहीं, जिंदा है।
क्या हुआ पता है? बजरंग वाली हनुमान जी। हम्म। क्या हुआ, एक स्टोरी है उसके पीछे। अब लंका जय करके आ गए सारे बंदर सेना। तो खाना वाना खा रहे थे सब, पार्टी चल रही थी। तो एक वो जो फली नहीं होते हैं, एक बंदर क्या क्या देखा, ये फली में क्या है, ऐसे दबा दिया था फली का बीज, ऐसे कूद गया ऊपर। सुन रहे हो क्या? तो बंदर को ईगो आ गया, कह रहे ये फली इतने तेज कैसे जंप कर सकता है, मैं उससे ज्यादा जंप कर सकता, रावण को मार के आया हूं। तो उसने किया क्या, एक बार जंप कर गया। साइड वाला बंदर को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्यों जंप कर रहा है। कह रहे तू मेरे से ज्यादा थोड़ी ना जंप करेगा, मैं उससे ज्यादा जंप कर सकता हूँ, करके वो जंप कर गया। ऐसे सारे जंप करते रहे करते रहे करते रहे, बजरंग वाली देखे ये क्या है, सारे बंदर जंप कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे ज्यादा जंप कर सकता हूँ, जो जंप कर गए सो कर गए। वो आए ही नहीं, ऊपर है। समझ में आया कुछ? हाँ। तो एस्केप वेलोसिटी में गए। एस्केप वेलोसिटी कितना है? ये अर्थ की सरफेस के ऊपर। नहीं तो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा कितना आया, √ऑफ 2g इंटू आर, राइट। मतलब कोई भी प्लैनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस में कितना है और उसकी रेडियस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर एस्केप वेलोसिटी में फिर बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसका क्लिप ले ले। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप विथ सम स्पीड। और एक क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप विथ सम स्पीड v, फाइंड द हाइट इट राइजेस। करो देखें, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे v के स्पीड में फेंका तो कितना हाइट ये राइज करेगा, यही फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम कैसे करते हैं बच्चे, हम वर्क एनर्जी पावर में कैसे किए थे? ये हमारा सरफेस हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने दे दिया कौन सा एनर्जी, v स्पीड दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दिया। ऑब्जेक्ट जाता है और कुछ हाइट पे रुक जाता है, ये हाइट हमें फाइंड करना होता है। एम आई राइट? ऐसे ही ना, हमने जितना काइनेटिक एनर्जी दिया ये किस में बदल गया, तो हम क्या करते हैं, ½ mv² इज इक्वल टू mgh, ऐसे ही करते हैं। देन h इज इक्वल टू कितना होता है, v²/2g। अब ये कौन सा केस में है, हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। बट ये हमेशा के करेक्ट नहीं है, ये कब करेक्ट है, जब h छोटा हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आया? जब h छोटा हो। बट इस केस में क्या करेंगे हम, ये हमारा अर्थ हो गया, ये सरफेस हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट कर दिए विथ स्पीड v। अब ये कुछ हाइट गया और यहां पे जाके रुक गया। देन काइनेटिक एनर्जी गिवन कितना है, ½ mv², इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना हमने एनर्जी दिया वो किस में यूटिलाइज हो गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h/r। समझ में आ गया? सो mm हमारा कट गया।
So v square is equal to 2gh divided by 1 plus h by r. Can I calculate h from this expression? हाँ, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा. इट इज बेटर टू यूज दिस वन. आगे जब भी करना है हम इसको यूज करेंगे, बट इसको यूज करने इसको याद रखना मुश्किल है. कितना फॉर्मूले याद रखोगे? ठीक है, तो प्रोसेस आप याद रखो हम कैसे करेंगे. सो फाइंड h, इसमें से आप h फाइंड कर लो. ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं. एन ऑब्जेक्ट तो कर, पेन उठा. हाँ, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करने में ज्यादा ध्यान देगा. ठीक है, क्लिप तो जा ही रहा है, घर पे लिखेगा. एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h. Find the speed with which it reaches the ground. दीपिका बेटा समझ में आ रहा है? फाइंड द स्पीड विथ व्हिच इट रीचेस द ग्राउंड. आया? सेम कंडीशन, वर्क एनर्जी पावर होता तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन में, उस केस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे नीचे आएगा तो एनर्जी कहां जाएगी बच्चे? काइनेटिक एनर्जी. जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसका जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा. तो हम क्या करते हैं उस केस में? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अब ये हमारा अर्थ है, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, यहां तक पहुंचा, इसकी स्पीड v है, ये कैलकुलेट करना है. देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितना हुआ? mgh. अब यहां पे जब बॉडी पहुंचा टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, mm कट गया. देन v स्क्वायर कितना है? 2gh. देन v कितना होता है? रूट ओवर ऑफ 2gh. ये तो हमें पता है. ऑब्जेक्ट को सपोज h हाइट से ड्रॉप करते हैं, नीचे उसकी स्पीड कितना होता है? रूट ओवर ऑफ 2gh. ये तो काइनेमेटिक्स में भी कर रखे हो. बट ये केस थोड़ी सी डिफरेंट है, करना ये चाहिए. ये कब है? जब h यूनिफॉर्म है, मतलब सॉरी g यूनिफॉर्म है, h छोटा है. इट इज फॉर स्मॉल h, मतलब g इज यूनिफॉर्म. बट सपोज ये हाइट ज्यादा है तो, मान लो ये हाइट ज्यादा है तो दिक्कत हो जाएगा. समझ में आ रहा है? देन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया हाफ mv स्क्वायर, और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh डिवाइड बाय 1 प्लस h बाई r. h बहुत छोटा होगा तो मैं इसको 0 कर दूंगा, नहीं तो पड़े रहने तो मेरा कौन सा ले लेगा कुछ है. mm मेरा यहाँ पे कट गया. देन v स्क्वायर कितना हो गया? 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई r. देख रहे हो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स है. यहाँ पे v दे दिए, h फाइंड करना है.
इसमें h दिया हुआ है, v फाइंड करनी है। देन v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh। देखो रूट ओवर ऑफ 2gh वहां पे भी है, नीचे आ जाएगा क्या, 1 प्लस h बाई आर। कोई डाउट? कितने बच्चों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। ठीक है सोनिया, आ गया समझ में? पक्का? लो बेटा क्लिप। ठीक। अच्छा, कल मैं थोड़ा सा सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन दिया था, है ना? सैटेलाइट क्या करते हैं बच्चे, एक बार ऊपर उठा लेते हैं। सैटेलाइट हम प्रोजेक्ट लॉन्चिंग कैसे करते हैं बच्चे, ये जो रॉकेट मारते हैं, ये रॉकेट सिस्टम क्या करता है, हमारा सैटेलाइट को लेके ऊपर चला जाता है और वहां पे हाइट पे लेके, जैसे मैं ऊपर जाऊं बिल्डिंग के, या एक पत्थर ऐसे फेंकूं, वो कुछ ऐसे डिस्टेंस होके आगे चला जाता है। और सैटेलाइट को क्या करते हैं, ऐसे बहुत ऊपर ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक, अब छोड़ेंगे, कल जो मैं डिस्कशन किया था, ये मैं फिर बाद में डिस्कस करूंगा, जो थोड़ी सी एडवांस वाला पोर्शन करवाऊंगा। आप ये देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, यहाँ पे उठा के ले लिया और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दे दिया। ये सेट, ये बॉडी आपका ऐसे घूम सकता है, इट इज ट्राइंग टू फॉल। मैं तो फिर दोबारा ये डिस्कस कर लेता हूं, रुको। मतलब क्या है, ये हमारा अर्थ है या प्लानेट है, एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक में ले लिया, हाइट लेके कुछ हाइट तक ले लिया, हाइट यहाँ पे लेके इसको कर दिया ड्रॉप, ड्रॉप कर दिया तो ऐसे ही गिरेगा, सीधा सीधा आएगा, अर्थ के ऊपर गिरेगा। अब इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दे दिया हॉरिजॉन्टली, तो ये हो सकता है ऐसे आके इधर गिरे, गिरेगा जरूर। अब और थोड़ी सी वेलोसिटी दे दे तो ये हो सकता है गिरने को कोशिश कर रहा है, गिरता रहा है, लेकिन गिरते गिरते ये ऐसे अर्थ को, सरफेस को क्रीप करके और आगे चला गया। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, कौन बताएगा, नए बच्चे बताएं। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, व्हाट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, प्रिंस? वर्क डन बाय व्हिच इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। और जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पे टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ध्यान रखना, जहां पे कंजर्वेटिव, हम जो एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं कि भाई डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तब भी पॉसिबल है जहां पे हमारा कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन होगा तो नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो नहीं होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। अब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा तो जब ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंक दिया, ये तो गिरने को कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्थ आपका ऐसे कर्वेचर है, इस कर्वेचर की वजह से ये मुड़ के फिर वापस आ गया, तो उतने हाइट तक जाएगा एनर्जी कंजर्व करने के लिए। ये ऑर्बिट है, दिस इज ए ऑर्बिट। ये ऑर्बिट देखने में कैसे है, अंडे जैसे है, ओवल शेप हो गया। ओके, अब मैं इसके स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ये आपका ऐसे घूम सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, एम आई राइट? ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए इस स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ा दूं, और थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ये आपका फिर कौन सा शेप आ गया, फिर ओवल शेप आ गया, राइट? ऐसे शेप हो जाएगा। आपने देखा होगा जो प्लैनेट्स और सॉरी उनकी ट्राजेक्टरी है, बहुत सारे फिगर में देखा होगा, ये सेंटर होता है, ये कोई ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, वैसे तो इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करा होता है ना,
मतलब एक्चुअली शेप में ऑर्बिट सर्कुलर करना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये कोई भी शेप हो सकता है, बट हम जनरली मान लेते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। कई बार पॉसिबल भी है सर्कुलर ऑर्बिट, कोशिश करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट करने के लिए। अब ये वाला ऑर्बिट हो गया, और स्पीड में बढ़ा दिया ज्यादा, तो ये बाहर चला जाएगा, एस्केप हो गया। एम आई राइट? और ज्यादा स्पीड कर देंगे, एस्केप तो होगा, फिर और कोई कंडीशन होगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, चला जाएगा बाहर। ये क्लोज ऑर्बिट है, ये क्लोज ऑर्बिट है, ये क्लोज ऑर्बिट है। ये होता है हमारा सैटेलाइट प्रोजेक्शन। सपोज मैं मेरा सैटेलाइट को बिल्कुल बाहर लेना चाहता हूं, मैं प्रोजेक्ट कितने में, ये वाला जो कंडीशन हो रहा है इस कंडीशन में प्रोजेक्ट करूंगा या इस कंडीशन में प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक, मेरा प्रोजेक्टाइल की स्पीड, ये सैटेलाइट का स्पीड कितना होना चाहिए, अर्थ की सरफेस से करें तो मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे ज्यादा। बट एक साथ इतना स्पीड देते नहीं है। इतना स्पीड देंगे तो एयर रेजिस्टेंस है ना, वो तो कम कर देगा, रास्ते में एनर्जी तो नुकसान कर देगा। तो इसलिए सैटेलाइट को क्या करते हैं, जब लॉन्चिंग करते हैं मल्टी स्टेज प्रोपेलिंग करते हैं। मतलब रॉकेट बहुत सारे लगे होते हैं, एक रॉकेट फूटेगा, कुछ हाइट तक लेके जाएगा, जब भी एनर्जी कम हो जाएगा फिर और एक रॉकेट ब्लास्ट करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर और एक रॉकेट ब्लास्ट करेंगे। तो डिजायर्ड पोजीशन पे जहां पे लेना है, डायरेक्शन चेंज करना हो तो एक रॉकेट फायर कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मंगलयान गए थे, दिस वाज द प्रोसेस। बीच बीच में ब्लास्ट कर करके लेंगे, बाई चांस वापस लाएंगे, फिर तो गिरेगा भयंकर स्पीड में, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा भी स्पीड में गिर सकता है। तो उससे क्या करते हैं, बीच में इसको रोक रोक के लाते हैं जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, आपने सुना होगा 2002, कल्पना चावला 2002 में ना 2003 फरवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था। तो मैं उस टाइम हिसार में था, जो स्पेस शटल आग लग गई। कैसे? वो फ्रिक्शन की वजह से, जितना स्पीड वो ठीक कंट्रोल करके ला रहे थे, लेकिन उनकी सरफेस में कहीं ना कहीं क्रैक रह गई। ठीक है, क्रैक रह गई तो आग अंदर घुस गया, जल गया। तो एयर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, फिर भी इतनी स्पीड में वो पूरा आग बबूला हो जाता है बाहर, वो फायर रेजिस्टेंस करके लाते हैं। ठीक है, वो आग लग गई। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोजेक्ट द सैटेलाइट। सैटेलाइट इसी मेथड में लॉन्चिंग करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कौन सा ऑर्बिट की, सर्कुलर ऑर्बिट की। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इन ए, अच्छा देखो, सैटेलाइट हमेशा क्या कर रहा है, ऑर्बिट तो कर रहा है। ये ऑर्बिट क्यों कर रहा है, ये चाहता है कि अर्थ में गिरे। ये हमेशा कोशिश कर रहा है, चाहे आप इधर से ड्रॉप कर दो, ये कोशिश कर रहा है गिरने के लिए, ये भी कोशिश कर रहा है गिरने के लिए, ये भी कोशिश कर रहा है गिरने के लिए, सब कोशिश कर रहे हैं गिरने के लिए, लेकिन गिर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं गिर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ कर्वेचर। एम आई राइट? बिकॉज ऑफ कर्वेचर। इसलिए अर्थ सपोज फ्लैट होता पूरा बिल्कुल, तो फिर तो ये सिचुएशन ही नहीं होता। एम आई राइट? ये गिरने को कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, जब हमारा एक लिफ्ट गिर जाए उस टाइम इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, क्या होता है? जब लिफ्ट गिरता है, हम अंदर अपरेंट वेट हमारा क्या होता है, याद है? लॉज ऑफ मोशन में करे हो, व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, ऐसे होता ना। ये हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है, ध्यान आ रहा है? एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट आपका नीचे जा रहा हो एक्सीलरेशन ए नॉट में, देन इसमें हमारा जो नॉर्मल फोर्स होता है या अपरेंट वेट होता है, कितना होता है? अपरेंट होता है इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए नॉट। याद आ रहा है? आप चाहे सीडो फोर्स लगा के करो चाहे नॉर्मल करो, यही होता है। व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, फ्री फॉल मीन्स यहाँ पे जो रस्सी वस्सी लगा होगा वो कट गया, लिफ्ट गिर रहा है, देन ए नॉट कितना हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। आपका अपरेंट वेट क्या होता है? एम इंटू जी माइनस जी, दैट इज इक्वल टू जीरो। अपरेंट वेट जीरो। अपरेंट वेट मतलब क्या है? W
apparent weight is equal to m into g effective is equal to m into g minus a नॉट. एम कट गया, देन जी इफेक्टिव, जब लिफ्ट आपका फ्री फॉल होता है जी इफेक्टिव होता है जी माइनस ए नॉट. ये तो याद है, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा जी इफेक्टिव जी प्लस ए नॉट होता है. ये लॉज ऑफ मोशन में कर रखे. जब फ्री फॉल होगा जी इफेक्टिव क्या हो गया फ्री फॉल में, ए नॉट कितना हो गया फ्री फॉल में 0, नहीं सॉरी जी माइनस जी. सर कोई भी बॉडी, कोई भी मतलब केबिन आपका फ्री फॉल हो रहा है, उसमें इफेक्टिव ग्रेविटी इज 0. एम आई राइट? इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0. समझ रही है? अब ऐसे ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, फ्री फॉल तो है ही, ये तो गिरने को कोशिश कर रहा है ना, गिर नहीं पा रहा, वो तो अर्थ कर्व्ड है इसलिए गिर नहीं पा रहा. सो एज सैटेलाइट इज इन फ्री फॉल कंडीशन, उसके अंदर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए. देखे हो कोई पिक्चर जिसमें सैटेलाइट के अंदर घूम रहे हैं और हवा में तैर रहे हैं जैसे लगता है ना, दिखाते भी है. एम आई राइट? क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के अंदर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है दैट इज इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, बिकॉज सैटेलाइट इज ऑलवेज इन फ्री फॉल कंडीशन. सैटेलाइट इज ऑलवेज इन फ्री फॉल कंडीशन. समझ में आया? ले लो ले 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 ले. डन? मिटाओ. अच्छा, अब हम लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट. अब सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या है, कौन बताएगा? भाई सर्कुलर मोशन कर ही रहा है, मैं सर्कुलर मोशन ले रहा हूं सैटेलाइट का. ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम किसको कहते हैं? स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. मोस्टली हम इसको क्या लेंगे, अभी डिस्कस किसका करेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए करते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी. अब ये हो जाए हमारा अर्थ, राइट? अर्थ का मास m है, रेडियस r है. अब ये हो जाए ऑर्बिट, ये हो जाए ऑर्बिट, सैटेलाइट का ऑर्बिट. सैटेलाइट का मास हो जाए m. अब सैटेलाइट ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट? क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी. सैटेलाइट हमारा ऐसे चारों तरफ घूम रहा है. अब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है. सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए बच्चे, क्या चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए? सेंट्रीपेटल फोर्स. बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होगा. तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन देगा? अर्थ देगा सैटेलाइट के ऊपर. ये जो रेडियस है ऑर्बिट का, इस ऑर्बिट को रेडियस को, ऑर्बिटल रेडियस को हम ले लेते हैं स्मॉल r. सो इट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ये ऑर्बिट का रेडियस है. ये हो गया फोर्स. कौन खींच रहा है सैटेलाइट को? अर्थ खींच रहा है. देन व्हाट इज दैट फोर्स? जी m divided by r square. Am I right? And this force acts as centripetal force. Centripetal force. You know
एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बताएगा? हाथ उठाओ। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओमेगा स्क्वायर आर। स्पीड के फॉर्म में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऐसे वी स्क्वायर बाई आर कैसे भूल जाते हो? है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, यही है ना? अच्छा, एम क्या है? जो मास घूम रहा है उसका मास है। तो ये होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तब जाके ये सर्कुलर मोशन, ये बॉडी, इसकी मास सपोज एम है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये इतना होना चाहिए, तब जाके ये सर्कुलर मोशन होगा। देन ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो वी ओ कर दिया आया। मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला दो होता है, एक तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक होता है वी स्क्वायर बाई आर। एम आई राइट? देन फोर्स कितना हो जाएगा? मास जो घूम रहा है इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर एंड एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, काइनेमेटिक्स में किए हो ना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन, तेरा तो एग्जाम में भी आया था। एम आई राइट? हाँ। देन इन दोनों को करो बराबर, एम वी ओ स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्मॉल एम कट गया, एक आर काट दो, देन वी ओ कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। इससे क्या मिलता है बच्चे? ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ आर इंक्रीज। एम राइट? आर बढ़ गया तो क्या होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होता जाएगा। तो आप देखो, जो सैटेलाइट जितना ज्यादा डिस्टेंस में है वो उतना कम स्पीड में घूम रहा है, ठीक? सो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखूं रिया? रूट ओवर ऑफ स्मॉल आर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, रूट ओवर ऑफ स्मॉल आर। Well, more is the radius of the orbit, less will be the orbital velocity. Then सबसे ज्यादा स्पीड में कौन घूमता होगा सैटेलाइट? जो अर्थ के क्लोज हो, है ना? देखो, ये जो रेडियस है ऑर्बिट का, जो रेडियस है, इस रेडियस से कम हो सकता है क्या? मिट्टी के अंदर तो घूमेगा नहीं ना, इसके अंदर भी सैटेलाइट घूम सकता है? नहीं घूम सकता। अरे इवन हमारा जो एटमॉस्फेयर है, कोई भी सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर में नहीं रखते हैं। एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? उसकी एनर्जी, भाई एयर के अंदर सपोज रख दे सैटेलाइट को, एयर में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो फिर नीचे आ जाएगा। एम आई राइट? तो एयर के ऊपर रखते हैं, ठीक है? एयर का हाइट अबाउट 300-400 किलोमीटर, मतलब मिनिमम 300-400 किलोमीटर रखते हैं, राइट? तो मैं ये इसमें कहूंगा एच इज वेरी वेरी स्मॉल इफ आर इज वेरी क्लोज टू कैपिटल आर। मतलब क्या है? सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, देन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल आर के जगह में क्या लिखूंगा बेटा? कैपिटल आर लिखूंगा, डिवाइड बाय कैपिटल आर का रूट ओवर। ओके, देन इसमें ऐसे कर सकता हूं क्या? जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर का रूट ओवर। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले कराया था, जी इंटू कैपिटल एम, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सो जी इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। जी इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर। एक आर काट दो, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जी इंटू आर। एम आई राइट? रूट ओवर ऑफ जी इंटू आर।
So this is orbital velocity near the surface of Earth is equal to root over of g into r. दिन इसको कैलकुलेट करो एक बार, कितना आएगा? g हो गया 10, r हो गया 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दो, कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी तो किए थे एसके वेलोसिटी के टाइम में। Means this satellite very close to Earth is orbiting with the speed of, मतलब किसी भी सैटेलाइट का स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना सैटेलाइट ऊपर जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। जिस दिन ये स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, वो सैटेलाइट वहां पे रुकेगा ही नहीं, कहां हो जाएगा? गायब हो, ठीक है, एस्केप कर जाएगा, ठीक है। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी मेन एक्सप्रेशन यहां पे किसी भी ऑर्बिट के लिए कर सकते हैं। आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट एंड स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर प्लस हाइट, कैपिटल आर प्लस हाइट, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। अदरवाइज द सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑर्बिटिंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। तो एक बार क्लिप ले लो, याद हो जाएगा बच्चे? ले लिया? अब देखते हैं जब सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है उसकी एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक। एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट का एनर्जी कैलकुलेट करें। बच्चे ये हमारा प्लैनेट हो जाए, हमारा प्लैनेट का मास m और रेडियस r है। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r, राइट। ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इसकी रेडियस को r ले लूं, ये सेंटर हो गया, तो ये हो गया सैटेलाइट। ये सैटेलाइट आपका ऑर्बिट कर रहा है विथ स्पीड v0, इसके मास m ले लें, ये कुछ हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना है सैटेलाइट का? माइनस, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, माइनस जी एम एम, m1 m2 होता ना, m इंटू एम डिवाइड बाई डिस्टेंस, इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r, r प्लस एच नहीं, h हमने रखा ही नहीं, h वाला टर्म क्यों कॉम्प्लेक्स करें चीजों को, है। सेंटर से डिस्टेंस ले लिया, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ओके। तो उसकी जब ये मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी भी होगा। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ओवर ऑफ जी कैपिटल M बाई आर। अच्छा एक चीज देखना बच्चे, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर और मास ऑफ अर्थ या प्लैनेट, समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी दोनों भी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। एक मतलब छोटा सा कंकर कंकर को मैं सैटेलाइट बनाऊं तो उसका स्पीड जितना होगा, एक हाथी भी सपोज घूम रहा है उतना स्पीड उतना होगा, यही फॉर्मूला इसी एक्सप्रेशन में आएगा। सपोज ये मून की साइज है तब भी उतना ही ऑर्बिटल स्पीड होगा, मतलब उनकी वेलोसिटी फिक्स है। इफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड, प्लैनेट इज फिक्स्ड, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज फिक्स्ड, एम आई राइट? देन इसकी काइनेटिक एनर्जी एज इट इज मूविंग, देन काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ। कौन मूव कर रहा है?
सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास कितना है m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, एम आई राइट? समझ में आया बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? जी एम डिवाइड बाय आर। देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी? जी जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई 2r। इसको ऐसे ले लो, माइनस जी एम बाई आर। इसको ले लो जी एम बाई 2r। अब एक चीज नोटिस करना, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, होता क्या? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? मास पॉजिटिव है, वी स्क्वायर भी पॉजिटिव है। भाई स्क्वायर करने के बाद में वेलोसिटी ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी हो सकता है, बट वी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कब नेगेटिव होगा? जब फोर्स, सुन रही है खुशी, जब फोर्स अट्रैक्टिव होगा तब जाके पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। देन व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी E is equal to potential energy plus kinetic energy, that is equal to minus G m by R plus G m by 2R। एलसीएम कितना हो गया बच्चे? 2R। ये हो गया माइनस 2Gmm प्लस Gmm, एम आई राइट? That is equal to minus Gmm by 2R। आपको ये याद रखना है। ये जो बच्चे करे होंगे तो करे होंगे, जो नहीं किए हैं ये रिजल्ट याद रखना। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करा होगा। एक इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना? उसमें भी इसी टाइप का एनर्जी आता है, नेगेटिव आता है ना टोटल एनर्जी। हाइड्रोजन का एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन का। रिया भूल गई, तू बता। पिटना चाहिए तुम्हें। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? 9th क्लास बच्चों को पता होगा। यस, आईसीएससी बच्चों को जाके पूछो, 9th क्लास के बच्चों को पता। हाँ ये आया हुआ है, ये तो कोविड बैच का था। कोविड खा गया सारे दुनिया तुम्हारा, तो है सारे कोविड खराब कर दिया। एक्चुअली कोविड के वजह से ना तुम्हारा काफी नुकसान हुआ है। कम से कम 9th-10th में पढ़ते मोबाइल के सामने, तो मोबाइल चल रहा है, बच्चा हमारा सो गए, है ना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी। तुमने देखा होगा हाइड्रोजन का जो एनर्जी है ये उतना होता है। कैसे याद नहीं है? एन इज द, व्हाट इज एन? प्रोटॉन। हे भगवान, मेरे को धरती से उठा ले, धरती से उठा ले, ऐसे बच्चों का देखना ना पड़े। नंबर ऑफ, चलो ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स मतलब है जितना प्रेजेंट है। ये इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को। ऑर्बिट का कौन सा नंबर है वो, है ना? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यही है ना? चलो एनीवे, ये ऐसे आएगा जब करेंगे। अब ये हम भी करेंगे, ऐसे हम भी करेंगे, चिंता ना करो। हाइड्रोजन का ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा करेंगे। इधर देखो, अब मैं 3 एनर्जी को यहां पे ले लूं, इधर बातें नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एटॉम्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है? जी एम बाय 2r। टोटल एनर्जी क्या है? माइनस जी एम बाई 2r, एम आई राइट?
इससे आपको कुछ आइडिया मिल रहा है? आई विल टेक 2 मिनट्स है। इसमें कुछ आइडिया मिल रहा है? आर बढ़े, आर बढ़ता है तो एनर्जी कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो ये सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। अब मेरे को बताओ, आर बढ़ता है तो वो टोटल एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। पूछो कैसे? नेगेटिव में है। अब देखो, मान लो आर छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा। मान लो -5 आया, आर थोड़ा सा बढ़ा दिया, -2 आया, एल्जेब्रिकली घटेगा, वैसे न्यूमेरिकली घटेगा, बट एल्जेब्रिकली बढ़ रहा है। -2 इज मोर देन माइनस, व्हेन आर इज इन्फिनिटी एनर्जी विल बी 0। सो मैक्सिमम हाइट पे उसकी एनर्जी है, मैक्सिमम हाइट पे इन्फिनिटी पे ये टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का ऐसा ही है, आप एकदम से इन्फिनिटी तक ले जाओ, टोटल एनर्जी क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन का? 0। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट 1 से n = 1 से लेके जाओ इन्फिनिटी तक, आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते ही हाइड्रोजन अपने ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये एनर्जी नेगेटिव है। तो इसलिए एनर्जी इंक्रीजेस विथ टोटल एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रेडियस, बट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव नहीं है ना। तो इनके ग्राफ में ड्रॉ करता हूं। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस आर। ये आर ले ले। काइनेटिक एनर्जी आप देख रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, बट टोटल एनर्जी आपका नेगेटिव है। मैं सपोज काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ को ऐसे लिया है ना, आर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो दिस इज टोटल एनर्जी, है ना, दिस इज टोटल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल टू, आप यहां पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल टू टोटल एनर्जी। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, है ना। एंड काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। इवन इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही है। अब कई बार कहेगा भाई काइनेटिक एनर्जी इज एक्स या टोटल एनर्जी इज एक्स, मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल टू टोटल एनर्जी, इसकी डबल हो जाएगा, इसकी डबल हो जाएगा। देख रहे हो ना बच्चे, इसकी डबल हो जाएगा। ये हो गया कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। ये इन सबकी ग्राफ है। मान लो सपोज कहे क्वेश्चन ऐसा है, इफ ए सैटेलाइट हैज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी x, find its kinetic energy and potential energy। अब टोटल एनर्जी x, तो टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होता है ना, तो x हमारा यहाँ पे क्या है? टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। देन x हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव है? दिव्य समझ रहा है, x नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। अब टोटल एनर्जी दे रखा है x, देन k इज इक्वल टू माइनस e, दैट इज इक्वल टू माइनस x। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2e, दैट इज इक्वल टू 2x। देखने में काइनेटिक एनर्जी आपको नेगेटिव लग रहा हो, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं है, देखने में लग रहा हो क्योंकि x आपका नेगेटिव है। समझ में आ गया? क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा आपको, गई इस टाइप का तो फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, मैं करूं क्या क्वेश्चन बिना फॉर्मूला की? समझ में आ रहा है? आप चाहो तो एक क्लिप ले लो, ठीक है।